गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सुरभि, शैलजा, आविया, शिवांगी, रजित, प्रत्युष। चलिए बायोटेक्नोलॉजी पे बात चल रही थी, थोड़ा सा बचा हुआ है। गुड आफ्टरनून अनिकेत। तो उस दिन हम लोगों ने अच्छा खासा पढ़ लिया था और सेपरेशन, आइसोलेशन, सारी चीजें के बारे में जानकारी हो गई थी, राइट? गुड आफ्टरनून रूही। यहाँ पे जरा बताइए कौन सा लेन ऐसा है जो अनडाइजेस्टेड लेन है? फर्स्ट। लेन फर्स्ट अनडाइजेस्टेड होगा और 2, 3, 4 में डाइजेस्टेड लेन है। और एक पॉइंट और याद होना चाहिए आपको कि स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर विल इट मूव। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना दूर ये मूव करेगा। एक सेकंड जरा हमारे गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। कैसे आप लोग बेटा? अच्छे हैं सर। कैसा चल रहा है यार? अच्छा चल रहा है। हाउ इज जोश? वेरी गुड हाई। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसा चल रहा है बच्चा? ये कौन सा बैच है, मतलब ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑनलाइन है सर। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही आ गया होता, चलो ठीक है। तो टेस्ट दे रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ठंड लग रही है? नहीं सर, अब ठंड ज्यादा नहीं लगती। जोश क्यों ठंडा है? नहीं सर, ठंडा नहीं है। जो हाई है सर। कहाँ हाई है सर? हाई है सर। सर हाई है। रूही कहाँ से हो तुम? आजमगढ़। शैलजा? गुड आफ्टरनून सर। सर कहाँ से? अयोध्या से। अरे अयोध्या वाह, से। राम जी के मंदिर से। अच्छा, क्या क्या शिकायतें हैं हम लोगों से बताइए। सारी शिकायतें दूर कर देंगे, नीट में सेलेक्ट हो जाओगे, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। क्या क्या शिकायतें हैं बेटा? अर्जित? सर हम लोग के केमिस्ट्री की क्लासेस जो है और लगवा दीजिए, ऐसा लग रहा है कि सिलेबस पीछे है। अच्छा, वेरी गुड। और बताइए रूही। सर फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस, सर फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास रेगुलर करवा दीजिए। देखिए, हमने आप लोगों से कहा था कि पिछली बार भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उन्होंने बहुत तारीफ की थी भावना मैम की। तो आप लोग पूरी क्लास उनसे क्यों नहीं कर लेते हो? सर क्या हम लोग दिक्कत तो है? भावना मैम को ही बोलना चाह रहे हैं। कई बार आपसे बोला भी था भावना मैम सर को। उन्हीं को लगा दीजिए ना, भावना मैम को। भावना बेटा, मैम को ही लगा दीजिए सर। पूरा सिलेबस एक से दूसरी तरफ करा देंगी, पूरी तैयार करा देंगी, है ना? सर यस क्योंकि सर। अभी जो हम लोग का टेस्ट आने वाला है उसमें 3 टॉपिक्स है, सॉलिड स्टेट भी है, सॉल्यूशंस भी है, और सर इसी तरीके से फिजिक्स का भी अब कंबाइन है, तो सर उसमें भी, और तो सर केमिस्ट्री का भी कुछ भी नहीं मतलब वैसे हम लोग का हुआ है अरे मेरे रेगुलर। बाबू, चिंता मत करो बिटिया रानी, तुम्हें डॉक्टर बना के छोड़ेंगे, क्या बात है। अभी हम लगे थे उन लोगों में, उन लोग कॉलेज वालेज मिल रहा था तो हम थोड़ा सा लगे हुए थे।
अच्छा, अब जरा सा हमको बताओ बच्चे लोग, हमारे रहते कोई चिंता करने की जरूरत ना बचवा। ये बतावा तुम लोग क्लासिफिकेशन हो गया पीरियाडिक? यस सर, वो एमएस सर करा दिए थे। मोल कंसेप्ट बच्चा? हाँ सर, वो विजय सर करा दिए थे। IUPAC? हाँ Yes, वो sir. अविनाश सर करा दिए थे। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव? Yes, नो sir, सर वो नहीं हुआ है, नहीं सर, ये नहीं तो हुआ है चल रहा सर, था सर। छूटा रह गया क्वालिटेटिव हाँ क्वांटिटेटिव। ये थोड़ा सा रह गया था बीच में। थोड़ा सा क्या सर, इसका क्लास ही नहीं लगा था, टेस्ट आ गया सर था, फिर क्लास हमने नहीं लगा, बट सर ने बोला था कि यूट्यूब पर सेशन मेरा पूरा पड़ा हुआ है, तो उस पे देखा था सर थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाओ। रिडॉक्स हो गया बाबू? यस ये सर, सर रिडॉक्स हो रिडॉक्स गया है। ये सर रिडॉक्स हो गया। अभी सर आ रहे होंगे, हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है उनका। अमित अपना माइक सही करो। आवाज आ रही मेरी? यस सर। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अभी सर आएंगे हो सकता है। यस सर। चलिए अच्छा, एक्सपोजर किससे करते थे? यूवी लाइट। यूवी लाइट कैसा है, आयोनाइजिंग की नॉन आयोनाइजिंग? नॉन आयोनाइजिंग। जबकि एक्स रे, गामा रेज, गामा रेज, ठीक है, ये सब कैसे होता है? आयोनाइजिंग। ठीक है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल से ये जो बैंड को सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इल्यूशन। प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। सॉरी सर, लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लोनिंग वेक्टर, जो वेक्टर बनाया गया था, जो प्लाज्मिड वगैरह थे, तो मान लो जैसे एक प्लाज्मिड है, एक से बना 2, 2 से बना 4, 4 से बना 6, 6 से 4 से बना 8, 8 से बना 16 एंड सो ऑन। तो कहते हैं एक बैक्टीरिया में कितने प्लाज्मिड हो सकते हैं? तो जितने प्लाज्मिड होंगे उतना ही ज्यादा जो फॉरेन जीन का कॉपी नंबर बनेगा, राइट? तो कहते हैं कि हो सकता है कि पर सेल जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्लाज्मिड होगा उतना ही ज्यादा कॉपी नंबर बनेगा। जरा देखो, देखा रखा है। You know that plasmid and bacteriophage have ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA। कहने का मतलब बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड बैक्टीरिया के सेल में मेन क्रोमोसोमल डीएनए के बिना भी खुद सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। बैक्टीरियोफाजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर पर सेल have very high copy number of their genome within the bacterial cell। याद करिए, कभी भी कोई वायरस अगर बैक्टीरिया को अटैक करता था तो अपनी संख्या ज्यादा बनवाता था कि कम संख्या बनवाता था? ज्यादा संख्या, ताकि उसको अटैक करना हो। तो अब मान लो उस बैक्टीरियोफाज पे आपने कोई फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया। मान लो ये रेड वाला बैक्टीरियोफाज है, इसी से जोड़ के कोई आपने ब्लैक कलर का फॉरेन जीन इससे जोड़ दिया।
अब बताओ ये जितना अपना नंबर बढ़ाएगा उतना ही इस जीन का भी नंबर बढ़ेगा, संख्या बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी। तो हाई कॉपी नंबर में सबसे पहले आता है आपका बैक्टीरियोफाज। प्लाज्मिड में कॉपी नंबर वैसे कम होता है, लेकिन कुछ प्लाज्मिड का कॉपी नंबर ज्यादा होता है, लेकिन बैक्टीरियोफाज की तुलना में कम होता है। तो लिखा होगा some plasmid may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. तो कुछ प्लाज्मिड का कम से कम कितना संख्या हो सकता है, या तो 1 या तो 2 कॉपीज हो सकते हैं, और कुछ के 15 से 100 तक हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाई कॉपी नंबर किसका होगा, बैक्टीरियोफाज का कि प्लाज्मिड का? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का। तो वायरस जब भी अटैक करता है आपने देखा होगा कि बैक्टीरियोफाज का प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड का जो होता है कॉपी नंबर कम होता है, लेकिन वो वेरिएबल है, एक सेल में 1 या 2 हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां तक कोई डाउट तो होगा नहीं आई थिंक। बच्चा लोग डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, क्वालिटेटिव क्वांटिटी के बाद रिडक्स बताओ बेटा। यस सर, रिडॉक्स हो चुका है। रिडक्स इज डन। Redox हो चुका है। यस हो सर। गया है रिडक्स। सर अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सर। हाइड्रोजन इज कंपाउंड। गुड हो आफ्टरनून गया। सर। क्या? हो गया गुड आफ्टरनून। हाइड्रोजन इज कंपाउंड बताओ। हो गया है गया है। हाइड्रोजन इट्स केमिकल कंपाउंड बॉन्डिंग। हो गया है। केमिकल बॉन्डिंग बताओ। हो गया है सर। हाँ हो गया है सर। आइसोमेरिज्म। तो सारे टॉपिक हो गए हैं सर। रुक जाओ, पहले हम एक एक सब बोलते जाओ। आइसोमेरिज्म, हो गया सर। हो गया है सर। केमिकल काइनेटिक्स, हो गया सर। हो हो गया गया है सर। सर। रिएक्शन मैकेनिज्म। चल रहा है चल सर। रहा है। हो रहा है चल रहा है। चल रहा है। कौन करा रहा है? डीपी सिंह सर। डीपी सर। एस ब्लॉक। नो No, सर। नो नहीं सर। अब कहो तो हम पैरेलल क्लास एस ब्लॉक की लगा दें भावना मैम की। हाँ सर लगवा दीजिए। यस सर, लगवा दीजिए। यस सर, भावना मैम को लगवा दीजिए। सर अपना कैमरा ऑन करिए। सर अरे बचवा, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा हमारा ऑन हो, कैमरा ऑन तो है। अच्छा, तो पीछे का दिख आपका एक रहे हैं, टॉपिक अभी छूटा है दिखे। बच्चा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्यों? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक मिनट बेटा, चलो अब आज से बेटा सीरियस हो रहे हैं आप लोगों के साथ, चिंता मत करो। अब जरा बताओ यूनिट मेजरमेंट। नहीं है सर। हो गया है। हाँ हो गया सर। हो गया। टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया सर। जी सर। हो गया। हो गया। अब बताइए वेक्टर, हो गया। हो गया सर। कैलोरीमेट्री, हो गया सर। हो गया सर। काइनेटिक्स 1, यस सर। हो गया। थर्मल कंडक्शन, यस सर। हो हो गया गया। सर। मोशन इन प्लेन, हो गया। हो गया सर। यस लॉज ऑफ मोशन, हो यस गया। हो गया। हो गया। थर्मल रेडिएशन, यस हो गया। सर। हो गया। एटीजी, हो हो गया। गया। हो गया सर। सर्कुलर हो गया। मोशन, यस सर। हो गया सर। सर्कुलर हो गया मोशन, है। हो गया सर। क्या है? हो वर्क गया और है। एनर्जी, यस हो गया हाँ। सर। हो गया है। और थर्मोडायनेमिक्स अभी हो मतलब गया। चल रहा है। सर चल रहा है। चल रहा है। कौन ले रहा है? लास्ट मिश्रा ईयर। सर। मिश्रा सर। थर्मोडायनेमिक्स सर चल रहा है कल अभी? सर कंप्लीट करा दिया है सर ने कल, और हाँ। बस वो क्वेश्चन की शीट भेजेंगे, हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर ये सब होना है। यस यस सर, वो बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए ग्रेट। सर मुझे वो पूछना अभी पहले था। हमारी बात सुन लो, अभी नहीं। यस सर। अब बताओ लिविंग वर्ड, यस सर, हो गया। बायोलॉजिकल, यस सर। प्लांट किंगडम, हो गया। एनिमल किंगडम, हाँ हो हो गया। गया। मार्फोलॉजी, हो गया। Yes. हो एनाटॉमी, गया। यस सर, हो गया। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, हो गया सर। हो गया। स्ट्रक्चरल, हो गया। हो गया। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, हाँ हो सर, गया हो सर।
आवाज नहीं आ रही। बायोमॉलिक्यूल बताओ हो गया सर। बेटा, बताओ बायोमॉलिक्यूल। हो गया है, सेल हो गया साइकिल, सर। सेल डिवीजन, हो सेल गया साइकिल, सर, सेल डिवीजन, हो गया हाँ है, सर। ट्रांसपोर्ट, हो गया है, यस मिनरल, सर सर। हो गया फोटोसिंथेसिस, हो गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाँ, ये फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हो गया सर। ये तो थोड़ा हो गया है सर, रेस्पिरेशन इन प्लांट, हो हो गया है, गया। पीजीआर, हो हो गया। गया डाइजेशन चल रहा हो है। गया हो गया सर। डाइजेशन चल रहा है, सर हो गया है। सर, हो गया है, ब्रीदिंग, हो गया हो है गया। सर, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ये भी हो हो गया है गया सर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हो गया हो सर। गया है, हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, नहीं बचा हुआ है सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बचा है। यस नहीं हुआ है, नहीं हुआ। अच्छा सर, मनीष सर, जी सर। मनीष सर, जी जी। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं हुआ क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं हुआ है, जेनेटिक्स वाला हो चुका है और बायोटेक वाला नहीं, ये नहीं। खत्म। तो ये एक तरफ से क्यों नहीं हुआ इन लोगों का? क्योंकि जो टेस्ट में अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक था तो वो तो कंप्लीट हो गया आपका। नहीं नहीं, ये एक तरफ से हम लोग चलते हैं ना। हाँ, एक ही लोकोमोशन तरफ से मूवमेंट चल हुआ रहा है। कि नहीं बच्चों? हो गया है सर। हाँ सर हो गया। नहीं, तो एक तरफ से तो बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। लोकोमोशन मूवमेंट नहीं हुआ में सर लोकोमोशन एंड मूवमेंट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सर। सर कराए सर। लोकोमोशन मनीष मूवमेंट सर हो ही गया? कराए सर हैं। लोकोमोशन मूवमेंट हो गया कराया है है भाई, मनीष क्लास सर ही ली थी। कराए सर। सर मनीष सर ही करा तो हो चुका है। यस सर। न्यूरल, हाँ मिनरल हो न्यूरल हुआ चुका कि है, नहीं? न्यूरल हो हुआ गया। है सर, न्यूरल, न्यूरल, न्यूरल हो गया है सर, मनीष सर नहीं कराया। अच्छा न्यूरल हो गया, ठीक है। अब जरा बताइए केमिकल कोऑर्डिनेशन, यस सर हो गया। जेनेटिक्स हो गया, यस हाँ सर, सर। मॉलिक्यूलर, यस यस सर। हाँ यस सर, धीरे धीरे बोल रहे हो तुम लोग, नहीं यस सर सर हो गया, यस सर, हो गया। इवोल्यूशन, हो गया है सर, हो गया। क्या हो बात है, गया है। फिर क्या? स्ट्रेटजी, नहीं नो सर वो सर, नहीं नहीं सर। नहीं तो बायोटेक बेटा स्टार्ट किया। आपका क्या बनी सर? जेनेटिक्स का इवोल्यूशन के बाद बायोटेक वाला स्टार्ट किया था कि मिलता जुलता नहीं, था। फर्स्ट तो बुक पूरा नहीं खत्म हुआ। फर्स्ट बुक सर। खत्म हो गया। नहीं, बच्चे बता रहे हैं कि फर्स्ट बुक बेटा पूरा हो गया क्या? हाँ सर, Yes, फर्स्ट बुक पूरी हो गई सर, चलो तो राजा बेटा हो गए। तो फर्स्ट यूनिट पूरी नहीं हुई है एनसीईआरटी 2 की। यस सर। 2 चैप्टर्स रह गए। हाँ, और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली यूनिट नहीं हुई है। यस सर वो भी नहीं। और यस ecology। सर, ये भी नहीं हुई है। सर, जी सर। सर जी सर। मनीष सर, आवाज आ रही क्या? आपकी सर आवाज रुक रुक के आ रही, बताइए। तो आपको तो पता ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर 12th में जेनेटिक्स और बायोटेक के बाद हाँ, इसके बाद बस आपका बचेगा इकोलॉजी वाली यूनिट पूरी, और स्ट्रक्चरल की यूनिट बचेगी, और 2 चैप्टर रिप्रोडक्शन वाले बस। स्ट्रक्चरल की यूनिट कौन सी? वो ह्यूमन हेल्थ वाली, ह्यूमन हेल्थ स्ट्रक्चरल माइक्रोब्स। फर्स्ट पूरी हो गई है? हाँ फर्स्ट हो गई है। क्यों बच्चों, फर्स्ट बुक हो गई है? यस हाँ सर। सर फर्स्ट बुक हो गई है और Yes, इकोलॉजी भी कंप्लीट हो गई है, हो गई, और सर फर्स्ट बुक हो क्या गई क्या है बचा है तुम लोग का complete। बायो में? सर इकोलॉजी यूनिट रह गई है और 2 चैप्टर्स रह गए फर्स्ट यूनिट के, और फिर देन 3rd यूनिट रह गई जिसमें माइक्रोब्स वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मनीष सर कब तक खत्म हो जाना चाहिए बच्चों का? सर बायोटेक के बाद उसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं उसमें। हाँ, बायोटेक के बाद आप फर्स्ट यूनिट पूरी करा दीजिएगा। हाँ फर्स्ट यूनिट खत्म कर दो। अच्छा बेटा सुनो,
हम तो आपसे पूछेंगे, उसी से फायदा होना है। आप लोगों ने मैंगो राइस दोनों देख लिया था? यस सर, देख लिया यस था। सर, देख लिया था। अच्छा, ई कोलाई पे ये बेटा साइनोफाइसी पे हर बार 2 सवाल पूछा गया है। तो आज हम मनीष सर वीडियो बनाएंगे, उसका आए हुए सवाल और सारी चीजें, और डिजीज से हर बार 2-3 सवाल पूछा जाता है, उसके बाद उसकी बना देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन वाइज करते जाओ, पूरा हो जाएगा। और केमिस्ट्री का हम देख रहे हैं, भावना मैम को एस ब्लॉक दे देते हैं। अभी केमिस्ट्री में क्या चल रहा है आप लोगों का? रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म मैकेनिज्म। सर, सर, भावना physical मैम को को लगा दीजिए। सर हाँ सर, भावना मैम को लगा दीजिए प्लीज। सर इनऑर्गेनिक हाँ। एमएस सर से पढ़वा दीजिए। यस सर, यार एमएस सर। सर संडे को टेस्ट देने आ हाँ। सकते हैं ऑफलाइन? हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। सर टाइमिंग वही सुबह की है कि दोपहर की है? टाइमिंग क्या है सर ऑफलाइन टेस्ट देने की? वही सर, अब हम लोग कुछ 2 बजे। पूछें? ओके सर। सर, हम लोग को पूछना है। बोलो बोलो बेटा। सर, ये जो नई बायो की टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है सर, वो हम लोग को परचेज, अगर हम लेना चाहें तो हमें परचेज करनी पड़ेगी? ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन? सर, ऑनलाइन देना है। ऑनलाइन में बेटा कितने 500 की है? हाँ बेटा 750 की है। ओके सर, इसलिए पता सर ये था ना कि एसआरबी वालों के लिए तो था सब हाँ कुछ। एसआरबी वाले तो सब हाँ, फ्री है। अब तो बताओ सर ये भी ओलियम का रहेगा। दूसरा, ओलियम का फार्मूला बताओ। ओलियम का, ओलियम H2S2O7 ओलियम H2SO7। बहुत अच्छा। इनऑर्गेनिक रखवा देंगे, चिंता मत करो। यस सर। बेसेमर प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? क्या सर? बेसेमर प्रोसेस। अभी तो ये नहीं। अरे यार सुपर एंकर में सब पढ़ा तुम लोगों ने। स्टील के लिए, इसके लिए सर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। अब पढ़ डालो, पूरा बता रहे हैं हम, कहीं से भी पूछेंगे। ओके और सर। बायो में एनसीईआरटी कहीं से पूछेंगे, फिर मारेंगे तुम लोगों को। बेसेमर किसके लिए है? स्टील के और लिए। हेबर प्रोसेस किसके लिए है? अमोनिया के लिए। अमोनिया के लिए। X2O4 का स्ट्रक्चर बताओ कैसा होता है? ट्राईहेड्रल, टेट्राहेड्रल? किसका सर? उसका सर? XE4, XeO4। टेट्राहेड्रल। sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp3 sp3। वेरी गुड, बहुत अच्छा। XeF4 का से बताओ। स्क्वायर प्लानर XeF4। XeF4 sp3d2 sp3d2। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ XeF6। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बात है, किसने बताया? किसने बताया? हाइड्रल। जो ज्यादा बताएगा उसको इनाम मिलेगा। XeOF4। स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। XeO3। पिरामिडल। XeO3। XeO3। sp3 with one bone pair। अच्छा, अमोनिया का पिरामिडल होता है ना, अमोनिया का। यस सर। यस अमोनिया कैसा होता है? पिरामिडल। 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। When copper is heated with concentrated HNO3, NO2 gas is released। NO2 गैस। क्या बात है यार, कंसंट्रेटेड। बहादुर तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो। अच्छा, XX डैश का से बताओ। लीनियर। XX डैश 3। T shape। वेरी गुड। टी से XX डैश 5। XX डैश 5। Trigonal bipyramidal। स्क्वायर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है x-7। ठीक है। सर आपकी वॉइस कांटेक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं कांटेक्ट प्रोसेस से? डीकन प्रोसेस से क्या बनाते हैं? सर डीकन प्रोसेस क्लोरीन किसका यूज करके बनाएंगे प्योर नाइट्रोजन? बेरियम नाइट्रोजन बेरियम एजाइड, सोडियम एजाइड। बेरियम एजाइड सर। राइट। हैलोजन पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन सा केवल नेगेटिव शो करता है? क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4 सेकंड नंबर पे किसकी होती है? ऑक्सीजन। कितनी होती है? 3.5 एसिड, फास्फेनिक एसिड मोनोपोर्टिक है कि डाइपोर्टिक? फास्फेनिक एसिड सर मोनोपोर्टिक है। मोनोपोर्टिक। और फास्फोनिक एसिड डाइप्रोटिक। क्या बात है, क्या बात है, खुश कर दिया। तुम लोगों को एप्रिल सैथो अभी मंगवा ले क्या? यस सर। बिल्कुल सर। नहीं सर अभी रुक जाइए अभी। PbF4 कैसा, आयनिक है कि कोवैलेंट है? PbF4 सर कोवैलेंट है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, आयनिक है। आयनिक होता है। आयनिक है। PbF4 आयनिक है नालायक। लास्ट के टाइम में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। यस सर। सेलेक्ट होना है कि नहीं होना है? हाँ सर। यस सर। होना है कि नहीं? यस सर सर। होना है सर। रैंक लानी है कि नहीं? लानी है सर, रैंक लानी है। हाँ, तो दो काम करो, एक तो मनीष सर पे पूरा भरोसा करो, पूछ के सब सर आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है। अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। यस सर। 600 नंबर पाने में देखो 360 तुम्हें मनीष सर दिला देंगे और इनऑर्गेनिक हम तैयार करा देंगे। और बाकी बेटा तुम लोग का प्लान करके अच्छे से कराते हैं, चिंता मत करो, ठीक है? सर मनीष सर रैपिड फायर बहुत अच्छा कराते हैं सर। हाँ ठीक है। और अभी वो तो कराते ही हैं। और अभी हम भावना मैम से बात करके आपकी एस ब्लॉक लगा देते हैं एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? यस सर। यस सर इनऑर्गेनिक उन्हीं से करवा दीजिए पूरा। हाँ सर पूरा सर। ठीक यस है। सर। पूरा इनऑर्गेनिक उन्हीं से करवा। ठीक है। बता दीजिए वो एनसीईआरटी से पूरा लाइन टू लाइन। क्या एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन? वो भावना मैम क्या नाम बोल रहे थे? ठीक है, इनऑर्गेनिक। चलिए क्लोनिंग वेक्टर्स। और जो नहीं हुआ हमको एक बार रिमाइंड करा देना। हमको तो याद ही नहीं था कि रिप्रोडक्शन। हाँ सर गए, क्या कुछ बोलना था? हाँ सर वो इनऑर्गेनिक के लिए भावना मैम को बोलना। बोल तो दिया बेटा, हो गया, वो कह तो दिया उन्होंने। बोल सर दिया एक तो बात हो और कहनी थी। गया। हाँ बताओ। सर फिजिक्स में सर अनिल सर से पढ़ना था। तो सर से कौन पहले नाम बताओ अपना? सर अनिकेत। यस सर। अच्छा तो तुम्हें मैंने मैसेज मैसेज किया था सर को। सर हमको भी सर। सबको यही चाहिए? यस सर। यस चलो सर। ठीक है, अभी हम जाएंगे सर से बोल देंगे। चलो ठीक है। अब बायो में किससे पढ़ना है बता दो? सर मनीष सर मनीष से। सर आपसे। मनीष सर से सर, मनीष सर से। हम हैं ऐसा मतलब, इसका मनीष मतलब सर को नहीं है। लगवा देखो, दीजिए। नहीं सर मनीष सर से हम लोगों को पढ़ना है सर, आपसे नहीं मनीष सर से पढ़ना है। अच्छा चलो बढ़िया। ओवरऑल हमारा मोटिव होता है कि सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे किसी से पढ़ो, सिलेक्शन निकालो, डॉक्टर बनो, बाकी दुनिया कोई मतलब नहीं। तो बेटा ये क्लियर हो गया होगा। बैक्टीरियोफाज का कॉपी नंबर ज्यादा होता है और Yes, आपका प्लाज्मिड का वेरिएबल होता है, यानी कि 1 से 2 भी हो सकता है
और मैक्सिमम नंबर हो सकता है 15 से 100 कॉपीज पर सेल। ये डेटा पूरा एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। फिर लिखा देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर, इसका नंबर ज्यादा भी जा सकता है इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड डीएनए। वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज। बस जितना कॉपी नंबर होगा उतनी बार डीएनए मल्टीप्लाई करेगा। Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinants। अब ऐसा हम लोग वेक्टर बनाते हैं जो आसानी से डीएनए को लिंक भी कर ले और साथ ही साथ आसानी से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान भी ले। तो याद करिए, लास्ट लेक्चर में बताया था भी मैंने कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान करने के लिए किसकी जरूरत थी? डीएनए लेवल पे। और ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट लेवल पे देखना था। तो इसमें कोई तो डाउट नहीं है ना? नो सर। तो द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट ओपनिंग इनटू अ वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट ओरी साइट होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ओरी क्या होता है? दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि मैंने फॉरेन डीएनए को ओरी साइट पे ही इंसर्ट मार दिया, तो जरा बताओ क्या वो रेप्लिकेट करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा, ओरी साइट ही खराब हो जाएगी। हाँ, तो यानी उसको ऐसा लगाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ओरी साइट है यहाँ पे, तो इसको आसपास लिंक करेंगे जिससे आसानी से जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये डीएनए भी रेप्लिकेट कर जाएगा। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। जितना जबरदस्त होगा उतना अच्छा कॉपी नंबर होगा। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर whose origin यानी ओरी साइट सब क्या सपोर्ट करे? हाई कॉपी नंबर, यानी कि बार बार मल्टीप्लाई करे। सेलेक्टेबल मार्कर। इन एडिशन टू ओरी, द वेक्टर रिक्वायर्स सेलेक्टेबल मार्कर्स which help in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant। अच्छा बताओ, ग्रोथ किसका चाहिए? ट्रांसफॉर्मेंट का चाहोगे कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का चाहोगे? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट। जो बदल गया हो उसी की तो ग्रोथ चाहोगे, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटाना पड़ेगा। फिर आपको ये भी पता है कि ट्रांसफॉर्मेंट में भी दो कैटेगरी होती है, एक विदाउट रिकॉम्बिनेंट वाला और एक विद रिकॉम्बिनेंट वाला। यानी ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट और विदाउट रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, ध्यान रखना। तो जरा बताओ किसका ग्रोथ परमिट करना चाहोगे? ट्रांसफॉर्मेंट विद, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं समझना है। ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट का ग्रोथ परमिट करना चाहोगे। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक सीक्वेंसेस होती हैं, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एटसेट्रा आर कंसीडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। क्योंकि ई कोलाई में इनके प्रति रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो इनके बॉडी में इंसर्ट करते जाओगे और ट्रांसफॉर्मेशन देखते चले जाओगे। जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा? बच जाएगा इस एंटीबायोटिक से, और जिनमें नहीं होगा उस एंटीबायोटिक से मर जाएगा। The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics। अब एक जो सबसे लंबा क्वेश्चन यही बनता है कि भैया कौन एक्ट करेगा सेलेक्टेबल मार्कर की तरह? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन एक्ट करेगा, बस सिंपली सा समझो, एक फंडा लिख लो, जिस साइट पे भी आप फॉरेन जीन को इंसर्ट करोगे वो साइट बेकार हो जाएगी। वो साइट क्या हो जाएगी? वेस्ट, बेकार हो गई। तो अगर मान लो मैंने बैमेच1 साइट पे फॉरेन जीन या डीएनए को इंसर्ट किया तो टेट्रासाइक्लिन बेकार हो गया। अब इस पीवीआर में रेजिस्टेंस सिर्फ एम्फिसिलिन के लिए बचा, टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं बचा। तो कहते हैं जिस साइट पे इंसर्ट करते हो वह साइट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट यूज करते हैं सिलेक्शन फॉर recombinant
एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। और वह साइट जो दूसरा बचा हुआ साइट होता है उसका यूज करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो जरा बताइए कि यहाँ पे फॉरेन जीन को कहाँ इंसर्ट किया गया, BAMH1 साइट पे, तो टेट आर खत्म हो गया, तो टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करोगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो बचा रहेगा उसका इस्तेमाल करोगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कुछ समझ में आया ये बात? बोलिए। सर ये एमपार को एएमपी को रेसिस्टेंट साइट भी बोलते हैं। हाँ, ये जो AMPR मतलब होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पे, तो यहाँ से एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस वाला फैक्टर बनेगा। तो अगर मान लो एंटीबायोटिक आप अलग से एम्पिसिलिन डालोगे तो ये क्या करेगा, जीन उससे रेजिस्टेंस देगा। एंटीबायोटिक नहीं है, ये एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस देने वाला जीन है। कहने का मतलब अगर आप एंटीबायोटिक डालो एम्पिसिलिन तो ये जीन अगर सही है तो ये प्लाज्मिड खत्म नहीं होगा। समझ में? देखो ये तो फंडा क्लियर हो गया ना? हाँ। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। सर वो हम SRB वालों, अरे रैंकर वालों को वो मतलब जो है कि जो न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है वो फ्री में नहीं मिलेगी। अब ये तो सर ही डिसाइड करेंगे बेटा, हमने बोला ना सर से, तुम लोगों ने बोला था, एक बार और बोलना। देखो जो भी होता है सर ही डिसाइड करते हैं। सर आप लोग कहेंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा ना। सर आप बोल कहेंगे, दीजिए। कह देंगे, ठीक सर है, आप बात करते हैं। सर आपने क्योंकि बोला सर एक बार रिवीजन और हो जाएगा ना बायो का, इसलिए। ठीक है, ठीक है। सर चलो एक तुम्हें, हाँ बोलो। प्लांट ग्रोथ का आपने कहा था कुछ टॉपिक्स में पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन वाला और वो प्लाज्मेटिक ग्रोथ वाला, वो छूट गया है। हाँ सर वो टेस्ट से पहले पढ़ा दीजिएगा जो नेक्स्ट यस सर, डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन वाला टॉपिक आता है। कंफ्यूजन हो चलो जाती अभी है। बता देते हैं, अभी इसको खत्म करते हैं ये तुरंत, उसके बाद उसी को बता देते हैं। एक बात बताओ, सिंपली देखो मैंने क्या बोला तुम्हें कि फॉरेन DNA को, चलो एक ब्लैंक पेज पे समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। हमने वेक्टर बनाया, दो साइट लिया, एक AMPR और एक साइट लिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। काम खत्म। अब फॉरेन DNA को आपको इंसर्ट करना है, मान लो इस साइड पर रख, जैसे इस साइड पर आपने इंसर्ट किया तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया, नया फॉरेन जीन वाला हो गया, तो रिकॉम्बिनेंट कहलाया। ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस किसके लिए खत्म हो गया, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस लॉस हो गई। खत्म हो गई। किसके लिए बची है, एम्पिसिलिन के लिए बची है। अभी है रिटेन्ड कर बची है। चलो ठीक है। अच्छा क्या ऐसा सारे प्लाज्मिड में होता होगा? नहीं भाई, इंसर्शन तो सारे प्लाज्मिड में जरूरी नहीं है, कुछ कुछ में नहीं भी होगा, पहले की तरह बचा रह जाएगा। और जो पुराना बचा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। चलो
अब इसको हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरिया के 3 ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक में जिसमें कोई इंसर्शन ही नहीं हुआ, एक में जिसमें इंसर्शन हुआ किसका, नॉन रिकॉम्बिनेंट का, और एक में जिसमें इंसर्शन हुआ रिकॉम्बिनेंट का। 3 कैटेगरी बनती है होस्ट की, ध्यान से सुनना। ए वाली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और ये दोनों जो हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। अब हम पूरा अच्छे से आपको बैक्टीरिया भी दिखा देते हैं ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। चलो इसको रखते हैं। के लिए भी है, टेट्रासाइक्लिन की बची हुई है। हाँ कपिल। हेलो। हाँ सर साइनोबैक्टीरिया की विकास के पास स्लाइड होगी, अभी रुको हम देखते हैं तुम्हें। विकास सर के पास। ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और विदाउट रिकॉम्बिनेंट है। अब तुम अपना दिमाग खुद यूज करो, मुझे ट्रांसफॉर्मेंट को रखना है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को मार, बताओ कौन सा एंटीबायोटिक यूज करूंगा। कोई सा भी यूज कर लीजिए सर। कैसे बेटा कोई सा यूज कर लोगे, जरा देखो। चलो सुनो एम्पिसिलिन यूज करेंगे टेट्रा, सर। सुनो चलो पूरा हर चीज देखो, हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन मान लो यूज करो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर गया, ट्रांसफॉर्मेंट में जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था वो तो बच जाएगा क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट तो मर जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन आप नहीं दे क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेंट की एक कैटेगरी मर रही है, आपको मारना नहीं है। आपको जब एक सेलेक्ट करना होता है तो एक को मारना होता है, दूसरे को सारी वैरायटी को बनाना होगा। अब बताओ कौन सा यूज करोगे, एम्पिसिलिन यूज करोगे क्या? एम्पिसिलिन यूज किए। अब एम्पिसिलिन यूज किए तो इसमें तो कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं इकोलाई में, ये तो मर जाएगा, ये भी बचेगा और ये भी बचेगा। ठीक है, अब आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट खत्म, अब बचेगा कौन, ट्रांसफॉर्मेंट। अब जब ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करना होगा तो वही देखो किसको रखोगे, दूसरा वाला। अब देखो ट्रांसफॉर्मेंट के लिए क्या एम्पिसिलिन यूज करेंगे, चलो यूज कर लेते हैं, करो। जैसे हमने एम्पिसिलिन यूज किया ट्रांसफॉर्मेंट के लिए, दोनों बच गए, कोई फायदा नहीं था। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन में नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर जाएगा और रिकॉम्बिनेंट मर जाएगा। सिलेक्शन हो गया, पता चल गया कि ये कौन सी कॉलोनी थी जो ग्रो कर रही है, कौन सी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो मर गई वो कौन सी थी बेटा, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। ठीक है, तो यही तो मैंने कहानी बताई आपको कि जिस साइट पे आप इंसर्ट करते हो वह साइट यूज होता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, और उसकी दूसरी साइट यूज करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताओ समझ में आया? सबको आया कि नहीं आया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए, नेटवर्क इशू हो गया था। सर आपकी पूरी आवाज कट गई थी। यस सर। यस सर, आवाज कट गई थी आपकी। बोलना चाहिए था तुम लोग को ना। चलो अच्छा ठीक है भैया, एक बार बताओ। ज्यादा दिक्कत नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट चुनने में आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट तो आ भी गया समझ। अच्छा देखो सुनो, छोड़ो तो, ये ट्रांसफॉर्मेंट है विद रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट विद ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विदाउट रिकॉम्बिनेंट यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट। काम खत्म करो। तो ये दोनों भैया दोनों क्या ट्रांसफॉर्मेंट ही हैं।
अब तुम्हें ट्रांसफार्मेंट करना है, नॉन ट्रांसफार्मेंट को हटाना है। कौन सा एंटीबायोटिक यूज करना चाहोगे जरा बताओ। चलो दोनों यूज करके देख लेते हैं ना। पहले हम लोग यूज कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन। कई बच्चे ने पहले टेट्रासाइक्लिन का ही नाम लिया था, तो चलो हम लोग टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं एंटीबायोटिक। तो जब टेट्रासाइक्लिन, हाँ सुंदरम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, भी जवाब देते हैं उसका। तो जरा बताओ, जब टेट्रासाइक्लिन यूज करोगे तो नॉन ट्रांसफार्मेंट खत्म, और ट्रांसफार्मेंट में नॉन रिकॉम्बिनेंट भी खत्म हो रहा है, यानी ट्रांसफार्मेंट का भी एक कैटेगरी खत्म हो रहा है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही करेंगे जो ट्रांसफार्मेंट और नॉन ट्रांसफार्मेंट को एकदम अलग करते हैं। या तो ट्रांसफार्मेंट पूरा पूरा मर जाए, या तो नॉन ट्रांसफार्मेंट मर जाए। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एम्फिसिलिन। अब जरा देखो एम्फिसिलिन यूज करो। तो बताओ एम्फिसिलिन का यूज करने से आपका नॉन ट्रांसफार्मेंट मर गया, डाई हो गया, क्योंकि इसके पास तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। एक प्लाज्मिड जाता तब रेजिस्टेंस मिलता, जब प्लाज्मिड गया ही नहीं तो रेजिस्टेंस कहाँ का। ठीक है, इसके बाद एक मिनट बेटा, हाँ सर वही वाली स्लाइड देना है ना जो एक सेकंड बेटा बस। तो ये जरा बताओ ट्रांसफार्मेंट और नॉन ट्रांसफार्मेंट और रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का फंडा क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब मेरा जो ट्रिक है उसको आजमाओ। जिस भी साइड पे आपका ट्रांसफार्मेंट, मैंने क्या बोला, जिस भी साइड पे आपका ट्रांसफार्मेंट को चेक करना होगा, तो जिस साइड पे आपने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है उसका इस्तेमाल करोगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, और उसका जो दूसरा वाला बचेगा वो फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मेंट एंड नॉन ट्रांसफार्मेंट। ठीक है, अब तुम देखो इतना समझ में आ गया तो आगे की बातें बताएं। इसने क्या समझ गए। क्या बैमच1 को सिस्टोन बोल सकते हैं सर? हाँ जीन है तो क्यों नहीं बोल सकते हो, लेकिन एज सच सिस्टोन में देखो जीन का छोटा सा पार्ट होता है जहां से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकती है। ठीक है, तो ये तो पूरा पूरा जीन का पार्ट है। बैमच1 आपका जो है ना, नहीं सॉरी, बैमच1 को कैसे आप बोल सकते हो? एम्फिसिलिन ये पूरा जीन है, टेट्रासाइक्लिन की ये पूरी जीन है। बैमच1 तो आपका रिकॉग्निशन साइट है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होगा। यानी कि आपका बैमच1 नामक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ के सीक्वेंस को पहचानेगा। तो जो बैमच1 ये सब है ना, ये सब आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। सर ये तो सिर्फ दो ही चीज के लिए होगा ना, जो रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट हो। हाँ हाँ, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफार्मेंट, नॉन ट्रांसफार्मेंट। अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि सर जब हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को चूज कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन से, मर तो रिकॉम्बिनेंट रहा है और जरूरत तो हमको रिकॉम्बिनेंट की थी, तब तो सारा प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। इसीलिए देखो एनसीईआरटी आगे एक लाइन लिखती है कि जब ये सिलेक्शन किया जाता है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सब, तो बड़ा बोझिल प्रक्रिया होगी, कम्बरसम प्रोसेस। हाँ क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेंट मर रहा है। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, एक मास्टर प्लेट बनाते हैं पहले, फिर वेलवेट पेपर से इसका क्या बनाते हैं, रेप्लिका प्लेट बनाते हैं। अब रेप्लिका प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट को मार देते हैं, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन डालने से क्या मर जाएगा, रिकॉम्बिनेंट मर जाएगा। और ये जो मास्टर प्लेट पे आपका रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों जिंदा रहेगा। अब इसकी हम लोग क्या करते हैं,
जेल कलरिंग है, डाई वगैरह से कलर करते हैं। अब कलर करेंगे तो मान लो कलर करने से आपका यहाँ पे और यहाँ पे जो अंतर समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली कौन बचा होगा। जस्ट देखो देखो देखो, समझा देते हैं थोड़ा सा। ये लिया हमने मास्टर प्लेट। मास्टर प्लेट पे कौन कौन है बेटा, रिकॉम्बिनेंट भी है और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों है। आपको पता है कि अगर हम टेट्रासाइक्लिन डाल देंगे तो कौन मर जाएगा, रिकॉम्बिनेंट मर जाएगा, जो आप चाहते नहीं हो। तो इसलिए आपको बल्कि पता करना है कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले यहां से एक रेप्लिका प्लेट बनाओगे। अब रेप्लिका प्लेट में क्या ऐड कर दिया आपने, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ऐड किया तो क्या खत्म हो गया, रिकॉम्बिनेंट खत्म, बचा क्या खाली, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब जरा देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो हमने कोई कलरिंग कर दिया, कलरिंग किया, समझो, दिमाग लगाना अपना। कलरिंग करने के बाद यहां पे भी रेड कलर आया और यहां पे भी रेड कलर आया, तो जरा बताओ ये रेड कलर वाला कौन था, रिकॉम्बिनेंट की नॉन रिकॉम्बिनेंट, दिमाग लगा के बताना। सर रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ऐसे तुम लोग दिमाग लगाओगे, नॉन कॉम्बिनेंट। अरे लाल कलर दोनों में दिखने का मतलब यहाँ पे खाली रिकॉम्बिनेंट था, इसका मतलब लाल कलर वाला कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट तो मर चुका है और यहाँ पे भी कलर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। चलो फिर कलरिंग किया तुमने, सिंपल एक हिंट दे रहे हैं समझाने की। हालांकि ऐसा नहीं किया जाता है, और भी टेक्निक्स होती हैं, हालांकि कुछ ऐसा ही सिमिलर टेक्निक होती है जैसा हम बता रहे हैं, लेकिन हमारा काम आपको क्वेश्चन निकलवा लेना और समझ जाना। अब जरा बताओ, तुमने कलरिंग किया, यहां पे कलर आया लेकिन यहाँ पे कलर नहीं आया, अब बताओ ये कौन होगा, रिकॉम्बिनेंट। कौन हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट था नहीं तो कलर आया नहीं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट था तो कलर आ गया। तो समझ जाओगे, विभेद पता हो जाएगा आराम से कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जैसे पहचान लिए तो एक की ग्रोथ को क्या कर दोगे, परमिट कर दोगे, दूसरे को हटा दोगे वहां से। तो इस वजह से जो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, थोड़ी सी बोझिल प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि वहां पे मास्टर प्लेट बनाओ, फिर रेप्लिका प्लेट बनाओ, फिर उसको मैच करो। समझ में आई कि नहीं पूरी कहानी? आगे ना ही तो फिर से बता सकते हैं, लेकिन ऐसा रहे कि फिर, हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी लगाइए, बताएं कहाँ पे नहीं समझ में आ रही। चलो इतना समझ में आ गया, अब एनसीईआरटी से पूछ लो भाई। बताओ सर नेक्स्ट पेज करिए, इसके आगे वाला एक ये 200 पेज नंबर 200। हाँ एक मिनट, हाँ यही सर, यहाँ से जो है ऊपर करिए। इट because it requires simultaneous plating on two plate having different antibodies। यहाँ वही तो तक बात और फिर बताया, सर और वही ये तो तुम्हें देखिए बताया। सर, ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज। हाँ अब तो सुनो, तो इसीलिए ना, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ कम्बरसम, बोझिल प्रक्रिया हो जाती है। क्यों? वही बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक, यानी वही रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance beta galactosidase। अब अलग प्रकार के अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप किए गए, जैसे कि एक है बीटा गाल वाला। तो मान लो तुमने प्लाज्मिड लिया, अब प्लाज्मिड में एक जीन है जिसका नाम है बीटा गैल, ठीक है। अब इसके बाद तुमने फॉरेन डीएनए लिया,
अब इंसर्ट कराओ। तो जब फॉरेन डीएनए को तुमने मान लो बीटा गैल साइड पे इंसर्ट कर दिया, तो जब फॉरेन डीएनए को आप बीटा गैल साइड पे इंसर्ट कर दोगे तो ये साइड तो खराब हो जाएगी, और ये क्या बन गया तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट, और ये क्या तुम्हारा पुराना वाला है, पुराना कॉम्बिनेशन यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट। एक रहा रिकॉम्बिनेंट, एक रहा नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब बीटा गैल क्रोमोजेनिक होता है यानी कलर्ड देता है। अगर बीटा गैल जीन इंटैक्ट है तो कौन सी कलर आएगा, ब्लू कलर। और बीटा गैल जीन अगर फॉरेन डीएनए की वजह से खराब हो गया तो नो कलर यानी व्हाइट, कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अब यहां से आसानी से पहचान जाओगे। बताओ रिकॉम्बिनेंट कोई कलर ही नहीं देगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या देगा, ब्लू कलर कॉलोनीज देगा। आसानी से देखते बता दोगे कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जिस साइट पे बीटा गैलेक्टोसिडेट साइट पे आपने जब क्या डाला, फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन खराब हो गया, कोई एंजाइम नहीं बना, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ड्यू टू बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये थोड़ा सा एंटीबायोटिक वाला जो इंसर्शन था उससे आसान है, क्योंकि इजीली आइडेंटिफाई हो जा रहा है कौन आपका रिकॉम्बिनेंट है कौन आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज आपका रिकॉम्बिनेंट कलर कॉलोनी कौन सा प्रोड्यूस करेगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये पूछा जाएगा। सर रिकॉम्बिनेंट वाला कलर नहीं देगा, कलर देगा, और क्योंकि एंजाइम आपका बना हुआ है, जीन इंटैक्ट है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट आपका कोई कलर नहीं देगा। तो वह कॉलोनी जो कलर प्रोड्यूस करती है वो कैसी कॉलोनी होगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट। वह कॉलोनी जो कलर नहीं प्रोड्यूस करती वो कैसी कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट। तो होप आई थिंक इससे ज्यादा मत सोचना, और जैसे मैंने बोला वही पकड़े रहना, क्वेश्चन तुम्हारे गलत नहीं जाएंगे। क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, पहले हम उसको समझे ही नहीं पाते। तो एक्चुअली फैक्ट ये है कि रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब ये आपका प्लाज्मिड डीएनए लेवल की बात कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हम लोग बात कर रहे हैं होस्ट के लेवल। होस्ट में अगर प्लाज्मिड गया तो ट्रांसफॉर्मेंट, प्लाज्मिड नहीं गया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब कौन सा वाला प्लाज्मिड गया है, रिकॉम्बिनेंट वाला की नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, वो अलग बात है। ठीक है, बोलो अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी भी, या कोई तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो ला सकते हो, सॉल्व किया जाएगा। कुछ नॉलेज हमारा भी बढ़ेगा, कुछ तुम्हारा भी। सेलेक्टेबल मार्कर्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस था और एक में नहीं था, तो आपने दिया, एक मर गया एक जिंदा रहा, तो पहचान हो गई कि भाई कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसलिए उसको यूज करते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर ये क्यों बोला जाता है कि अगर एक से ज्यादा एंटीबायोटिक पे सेलेक्टेबल मार्कर यूज करेंगे तो वो दिक्कत दे देगा? कहीं नहीं दिक्कत देगा, अगर ज्यादा सेलेक्टेबल मार्कर रहेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत नहीं देगी। क्यों नहीं देगा, बिल्कुल दिक्कत देगा भाई। सेलेक्टेबल मार्कर आप पहचान के 10 मेथड रखोगे कि एक मेथड रखना चाहोगे? एक ही रखना चाहिए सर। किसी को पहचानने के 10 तरीके रखोगे तो पहचान पाओगे उसको? नहीं, मुश्किल होगा। अब किसी बंदे को जाके बता दो कि मनीष सर हैं, देखो ऐसे दिखते हैं, छोटे से हैं, ऐसे हैं, 50 तरह का हमारे बारे में बता दो, बंदा हमको पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। एक तरीका बताओगे तो हो सकता है पहचान लेगा। कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं, रुको कोई क्वेश्चन। हालांकि और सुनो, हमने जब इस पे रिसर्च किया, मेरी एनसीईआरटी का है, हाँ, तो तुमको पता होगा जब भी जेनेटिक्स पढ़ा जाता है इसको बहुत खतरनाक पढ़ा जाता है, धुआंधार।
ऐसा कह सकते हो कि एक लेक्चर तो दे ही दिया जाता है इस पे और पूरी पीएचडी हो जाती है। और मुझे लग रहा है कि खाली ये PBR 322 का डायग्राम 2012 में आया है, बाकी क्लोनिंग साइट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया और बीटा गाल से 2013 में आया है। ये फिगर वाला 2013 में आया हुआ है। फिगर 2012 में आया है और तुम्हारा ये सर बीटा एक गाल वाला सर हाँ, इसी का एक क्वेश्चन भेजे, क्वेश्चन दे हम आपको भेजे, वो हाँ, हमें भेजो। समझ में नहीं आया। हमको भेज दो, हम दिखाते हैं तुम्हें क्वेश्चन। चलिए आप क्वेश्चन करिएगा, ना समझ में आएगा तो हम कहीं जा थोड़ी ना। ठीक, अरे बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लग रहा है तुम लोग को नहीं आया। आया सर? आ गया सर। आ गया, ठीक है। तो जरा फार्मूला बताओ क्या है। जिस साइट पे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, बोलो, जिस साइट पे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट वो सिलेक्शन करता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, रिकॉम्बिनेंट होगा। नहीं, रिकॉम्बिनेंट भी होगा और सिलेक्शन किसका करेगा? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन और दूसरा साइट किसके लिए यूज होगा? फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। क्वेश्चन भेजा किसी ने, जरा देखे कौन सा क्वेश्चन है। इधर न्यूलाइटेक लग रहा है। यस सर, ये न्यूलाइट लास्ट ईयर टेस्ट में आया था। न्यूलाइट में डाउट, यस सर, ये न्यूलाइट का समझ में नहीं क्वेश्चन आया का डाउट। सर, ये चलो समझ कोई में बात। नहीं। अरे अभी मेरा रूल लगा रही है तो आ जाता अभी। चलो देखते हैं, चलो सॉल्व करो तुम लोग पहले। चलो देखते हैं क्या है। सर थोड़ा जूम करिए, साफ दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। अब क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो, नहीं तो आप आंसर ना आए तो फिर बता। हाँ, नहीं दिख रहा है? नहीं कह रहे हैं तो आप अभी बताएं। हाँ वही है। तो फॉरेन डीएनए वाज इंसर्ट इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन PBR 322 एंड एम्पलिन रेजिस्टेंस जीन वाज नॉट यूज्ड। बचा रह गया भाई। दिस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाज अलाउड टू ट्रांसफॉर्म होस्ट यूटिलाइज सेल लैकिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कॉलोनीज वर ग्रोन इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो बताओ टेट्रासाइक्लिन में ग्रो किया गया है और एम्पिसिलिन का यूज किया गया है, तो बताओ ट्रांसफॉर्मेंट बचेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएगा। तो लिखा है ना कौन सी कॉलोनी आएगी? तो होस्ट सेल विद प्लाज्मेट। मतलब होस्ट सेल विद प्लाज्मेट का मतलब क्या हुआ बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट की बात कर रहा है। ओके सर। समझ में गया ना? सही सर। यानी होस्ट सेल विद प्लाज्मेट मतलब ट्रांसफॉर्मेंट। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? तो चलिए अब आते हैं थोड़ा सा आपका डिफरेंशिएशन। ये तो आसान है यार, इसमें क्या बताना था। चलो अच्छा ठीक है। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है सर, हाँ, सर इसमें आगे आप नहीं बताएंगे क्या? ये क्या बोलते हैं, लाइसोसोम सेलुलोज, ये जो सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे, सब बताएंगे। कल तुम लोग की क्लास नहीं है तो परसों टेस्ट है ना, तो ये बता दे रहे हैं। आ रहा है ये ना चैप्टर। हेलो सर ये वो चैप्टर तो पूरा हम बताएंगे। ये नहीं आ रहा है सर, नेक्स्ट इसका हो चुका है क्या पहले। 26 तारीख को हो चुका है इसका टेस्ट पीटी में। नेक्स्ट में आएगा चैप्टर मॉडल। नेक्स्ट में आएगा। ये तो आने संडे में पीजीआर नहीं है ना? नो सर। नो सर, पीजीआर नहीं है। चलो फिर बता देंगे फिर कभी।
सर ये ठीक है, कंटिन्यू कर दीजिए ना सर, ये अभी अभी सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो बता देंगे, और जिसको पूछना होगा तभी चलो आगे बढ़ा देंगे। चलो ये तो खत्म हो गया ना, आगे बढ़े। यस सर। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला है, यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी हैव लर्नड द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लाज्मिड एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस व्हिच हैव नोन दिस फॉर एजेस। पहले से हमें पता था कि बैक्टीरिया और वायरस हमारे में जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि बीमारी डेवलप कर सकते हैं, यानी इनके पास जीन ट्रांसफरिंग की मैकेनिज्म पहले से ही है। हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया या वायरसेस वांट। अब ट्रांसफॉर्म कर देते थे और जो बैक्टीरिया वायरस कहते थे वही हमारा सेल करता था। फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, अब पैथोजन, अब यहां से लाइन एकदम याद होनी चाहिए। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, a pathogen of several dicot plants is able to deliver a piece of DNA known as tDNA। tDNA मतलब ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं, या ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए भी बोल सकते हैं। to transform normal plant cells into a tumor and direct these tumor cells to produce the chemical required by the pathogen। सिंपल सी बात है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस आया, डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्ट किया और उसमें अपने जीन को ट्रांसफर कर दिया, और उसके जीन के ट्रांसफर होने के कारण उस डाइकॉट प्लांट में क्या बन गया, ट्यूमर बन गया। रखा है क्या बन गया बेटा, आपका ट्यूमर बन गया। खतरनाक बात हो गई कि नहीं होगी। अब आगे की बात करते हैं। अब हमने क्या किया कि हमें समझ में आ गया कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस के पास पावर है जीन क्या करने का, ट्रांसफर करने का। जीन को ट्रांसफर करने की इसके पास पावर है, तब कुछ करना नहीं है। पौधों को फिर से हम एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस को यूज करेंगे, और इसका जो जीन ट्रांसफर वाला था, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, उसको क्या कर देंगे, उसी पे हम लोग, आवाज बहुत हो रही है, तो बेटा जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था उस पे हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देंगे, और ऐसा इंसर्ट करते हैं कि इस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन का ट्यूमर इंड्यूस करने वाला प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए, मतलब ट्यूमर नहीं करेगा, लेकिन फॉरेन डीएनए लेके जाएगा और उसको ट्रांसफर कर देगा। Similarly, retroviruses in animals have the ability to transform normal cells into the cancerous cells। बड़ा अच्छा लाइन मिला, आया हुआ क्वेश्चन retroviruses वाला। A better understanding of the art of delivering genes by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector for delivering genes of interest to human। अब वही है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब मान लो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ठीक है, और इसमें एक ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, ये टीआई जीन है। आपने क्या किया, फॉरेन डीएनए लिया, इसको उठा के कहां कर दो, इसी साइड पे डाल दो। तो फॉरेन डीएनए जब आप टीआई साइट पे डाल दोगे तो आपको पता है टीआई जीन या ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन तो खराब हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लाज्मिड था अभी भी इसके अंदर क्षमता है, ट्रांसफर करने की क्षमता है। टीआई प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड क्या करेगा, इस फॉरेन डीएनए को क्या कर देगा, सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देगा। टीआई जीन चूंकि खराब हो चुका है तो ट्यूमर तो इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन जो फॉरेन डीएनए जिस भी प्रोडक्ट के लिए आपने भेजा था वो प्रोडक्ट बना लेगा। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट्स। यानी कि अब
टीआई जीन ही खराब कर दिए तो अब ये ट्यूमर नहीं कॉज करेगा, but is still able to use the mechanism to deliver gene of our interest into a variety of plants. Similarly, retroviruses have also been disarmed and are now used to deliver desirable gene into animal cell. हमें पता चला कि रेट्रोवायरसेस के पास भी पावर है कि एनिमल सेल में क्या कर सकता है, कैंसर को जीन को डिलीवर कर सकता है। तो हमने क्या किया, रेट्रोवायरस को पकड़ा और हम जान गए कि इसका ये वाला पार्ट बीमारी करता है, उसको हटा दिया, लेकिन उसका जो डिलीवरिंग जीन डिलीवरिंग का जो आपका मेथड है उसको बचाए रखा। तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं एनिमल सेल में डिजायरेबल जीन को डिलीवर करने के लिए। सो वंस अ जीन और डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू अ सुटेबल वेक्टर, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट वेयर इट मल्टीप्लाइज। तो ये जो नेचुरल मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन है, जीन ट्रांसफर के नेचुरल मेथड में आते हैं। पहला प्लांट के लिए है कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस, और कौन सा प्लांट, डाइकॉट की मोनोकॉट, डाइकॉट, ठीक है, सेवरल डाइकॉट प्लांट, ठीक है। और रेट्रोवायरसेस एनिमल के लिए होते हैं, ये नेचुरल है, ठीक है, ये नेचुरल है फॉरेन जीन को डिलीवर करने। सर यहाँ पे ये टर्म दिया है सर, यहाँ रेट्रोवायरस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। रेट्रोवायरसेस बेटा आपके वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए जीनोम होता है। तो आपने जब वो पढ़ा होगा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया हुआ सेंट्रल डॉगमा, तो क्या पढ़ा था उससे, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता था प्रोटीन। लेकिन रेट्रोवायरसेस का जीनोम क्या होता, आरएनए। अरे आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता, आरएनए से बनाता है डीएनए, डीएनए से फिर बनाता है आरएनए, देन बनाता है प्रोटीन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपका रेट्रोवायरसेस में चलता है। इस वजह से आपको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा चला, डीएनए से आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, और इसका उल्टा आरएनए से डीएनए इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो चूंकि ये आपका एड्स रेट्रोवायरस है। हाँ, आपका एड्स का वायरस रेट्रोवायरस है, क्योंकि वहां पे आरएनए से डीएनए बनता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। सर टोबैको मोज़ेक वायरस भी होगा फिर तो? हाँ, ऐसा नहीं, सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जरूरी नहीं है कि आपके रेट्रोवायरसेस की कैटेगरी में है, ठीक है। टेस्ट में आया था, ये गलत हो गया था, उसमें टोबैको मोज़ेक वायरस को भी बताया गया, ठीक है। तो ध्यान देना कि जरूरी नहीं कि सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपके बदल जाए। हाँ बोलो सर, बट सारे रेट्रोवायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं ना सर, सिर्फ एनिमल्स को करेंगे मतलब? हाँ, वायरसेस आपके एनिमल वाले हैं, और जो आपका एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस है प्लांट के लिए। सर यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड रेट्रोवायरस है ना ये? सिंगल स्टैंडर्ड होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आया है, तो एक बार 2020 में मैचिंग टाइप का पूछा था, 2015 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है रेट्रोवायरसेस का, और 2010 में भी पूछा गया है। यानी ये पैरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसी को आगे चल के जो बीटी टॉक्सिन वाला जोड़ा जाता है, इसी पे बीटी जीन यहाँ पे मान लो रख दिया गया तो ट्रांसफर कर देगा। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक की हाइड्रोफोबिक, तो आपको पता होगा चार्ज डेवलप है तो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, क्यों, क्योंकि वहां पे लिपिड होता है। वाई पूछा है क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन है, वो नॉन पोलर, ये पोलर। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल must first be made competent to take up DNA. बैक्टीरिया प्लाज्मिड डीएनए को ले ले, उसके लिए उसको पहले उसके लायक योग्य बनाना पड़ता है, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। आपका नीड में सिलेक्शन हो जाए उसके पहले पीट पाट के पढ़ा के अच्छे से लायक बनाया जाता है कि नीड में सिलेक्शन तो ले लो। लायक मतलब ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना, ये आप डॉक्टर बनने लायक बन रहे हो।
क्यों? क्योंकि आप अगर मान लो कैसे भी करके एमबीबीएस में दाखिला ले लो बिना मेहनत का, तो जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाओगे, क्योंकि वहां पे जो मेहनत है वो तो कर नहीं पाओगे, और अगर वो मेहनत नहीं कर पाओगे तो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो यही रीजन है कि आपको कॉम्पिटेंट बनना पड़ता है, इसीलिए कंपटीशन देना पड़ता है कि पहले आप योग्य हो, लायक तो हो। ठीक उसी प्रकार बैक्टीरिया कैसे लेगा, कहेगा भैया हम फॉरेन चीज को कैसे ले लेंगे, बैक्टीरिया तो एकदम गुस्सा में रहता है, लेगा नहीं भाई, कोई भी अपने अंदर फॉरेन चीज को थोड़ी ना आने देगा, लड़ाई झगड़ा खूब होता है, लेकिन भाई उसके साथ इतना जाति किया जाता है कि उसको बेचारा अंत में कहता है भैया माफ करो, दे दो, जो भी आना है आने दो। तो पहले उसको हम लोग ट्रीट किससे करते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इनसे करते हैं कितना 42 डिग्री सेल्सियस, फिर किस पे लिटा देते हैं, बर्फ पे। एक बात बताओ, वॉइस नहीं आ रही आप। अभी आ रही है? यस सर। चलो हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा। तो सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इसको अब बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस आइस, फिर हीट शॉक, फिर आइस। अब बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट हो गया, फॉरेन डीएनए को ले लेगा। जब डाइवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं तो क्या करता है, विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद विच डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। अब बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है उसके सेल वॉल के थ्रू एंट्री मार जाएगा। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड, अभी भी पूरा अच्छे से अंदर एंट्री नहीं लिया है। अब recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cell with recombinant DNA on ice. सेल और recombinant DNA को लेके किस पे रखते हैं, पहले आइस पे, फिर हीट शॉक, फिर आइस। तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, recombinant DNA को अपने बॉडी के अंदर एंट्री दे देगा। तो अगर मान लो तुमको कोई बात मनवानी हो हमें, पहले तुम्हें कैटायन आयन से तुम्हें शॉक दें, ट्रीट करें, फिर उसके बाद तुम्हें बर्फ पे लिटा दें, फिर तुम्हें गर्म करें, फिर बर्फ पे लिटा दें। अब बताओ क्या तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? शायद। शायद। सर इतना करा दीजिए, नहीं सर इतना करा दीजिए बस नीट में सिलेक्शन हो जाए, कर लेंगे। मान जाएंगे सर, मान जाएंगे, इसके बाद मान जाएगा, कोई भी सर मान बस नीट जाएगा। में सिलेक्शन हो जाए, दर्द मान शरीर जाएंगे। शरीर मान जाएगा सर, नीट दिमाग में माने देखो ना। सिलेक्शन आसान है, सुनो सुनो सुनो, सर इससे भी नीट में ज्यादा सिलेक्शन टेम्परेचर आसान, रहेगा तो झेल लेंगे, लेकिन बस क्या नीट में बात, सिलेक्शन हो जाए। जरूर होगा बेटा, अगर आपके अंदर जज्बा है तो पक्का होगा। और थोड़ी सी वही है ना, कमियां क्या है उसका सुधार करो और भरपूर वार करो। हमारा काम ही क्या है, आप लोगों के लिए ही तो हम लोग बने हैं। तो यहां से आपको मैंने जितना बताया बस उतना याद होना चाहिए। क्या क्या है, पहले डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद 0 डिग्री, देन 42 डिग्री सेल्सियस, देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ लेंगे तो हम लोग, जैसे आज मैं अगर टेम्परेचर यहाँ पे आया तो मैं अब स्टार्ट अगर होता यहाँ पे तो तुम्हें पूरी बायोलॉजी में जहां जहां टेम्परेचर है वो सब लिख देता है, तो हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। तो ऐसा करेंगे ट्रेंड। तो ओवरऑल ये मान के चलो कि गलतियां तो मिनिमाइज हो जाएगी, उसके बाद भी गलती का बस संभावना यही रह सकता है कि आपका सिली मिस्टेक्स, और उसको आप जितना मेहनत कर। हाँ सर इसकी भी फिलिंग द ब्लैंक्स की शीट मिलेगी हम लोगों को? हाँ करवा देंगे इसका भी। सर आंसर अलग से दीजिएगा, सॉल्व जब करते हैं ना तो नीचे आंसर रहता है तो फिर चीटिंग कर लेते हैं। इससे बढ़िया ना, चलो ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, हमें कर देंगे, चलो ठीक है। सर आंसर आप नीचे मतलब लिख दीजिएगा 1 2 करके, क्योंकि जब करते हैं तो दिमाग बार बार आंसर पे ही, आंख अपने आप आंसर पे चली जाती है। नहीं तो उससे बेटर ये है ना कि हम खुद ही सॉल्व करवाएंगे बिना आंसर का। तो हम तो सॉल्व करवाते बिना आंसर का ही रहता है।
हाँ सर, आपने एक बार दे दिए थे वो आंसर वाली को। उस दिन आपका खाली मैंने इवोल्यूशन का शायद कराया और हाँ। उसके बाद फिर मैंने पूरा आपको दे दिया था फाइल। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है बेटा एक माइक्रो इंजेक्शन, और एक आता है बायोलिस्टिक या जीन गन। ठीक है ना? तो बायोलिस्टिक और जीन गन, भैया गन एक बार बताओ, प्लांट सेल तो हार्ड होता है, सेल वाल पाई जाती है, और एनिमल सेल तो बेचारा एकदम पतला सा है, विदाउट सेल वाल है। तो किसको इंजेक्शन लगाना चाहोगे, किसको गोली मारना चाहोगे? गोली प्लांट सर को, प्लांट but- को, और इंजेक्शन एनिमल को। इंजेक्शन एनिमल को। गोली याद करो, जितना अच्छा मेटल का बना होगा, हाई मेटल का, उतना अच्छा क्या होगा, उसका पेनिट्रेशन पावर होगा। तो उसको पीतल वगैरह का नहीं बना सकते आप, किसका बनाते हैं? गोल्ड एंड टंगस्टन का। ठीक है? तो सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, जिसमें क्या रहता है? कोटेड विद डीएनए, जिसमें डीएनए की कोटिंग रहती है। तो जहां जहां वो गन जाएगा उसी में डीएनए भी लगा होगा, पहुंचता चला जाएगा। इन अ मेथड नोन एज बायोलिस्टिक या जीन गन। किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट सेल के लिए। और इंजेक्शन किसको लगता है? एनिमल को लगता है। तो माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल सेल के लिए। अच्छा, तुमको एक चीज जान के आश्चर्य होगा कि माइक्रो इंजेक्शन वर्ड, इंजेक्शन वर्ड एक आपका वहां पे भी आता है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। याद आ रहा है? यस सर, sir. रिप्रोडक्टिव ART. हेल्थ। यस सर। ART में। हाँ, तो वहां पे भी आपका यूज होता है ये वर्ड। और कभी कभी जो पैथोजन था, वो जो आपका पैथोजन का यूज करते हैं, यानी नेचुरल मेथड है, डिसआर्म्ड पैथोजेंस, वही रेट्रोवायरसेस हो गया या कोई वायरस हो गया, जो आपका पैथोजन के अंदर पावर होती है जीन की डिलीवरी की, तो उसके पहले हम लोग जो पैथोजन है भाई तो नुकसान पहुंचाएगा ना, तो उसको पहले जो बीमारी करने वाली क्षमता को उसको क्या कर दो? डिसआर्म, और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन। तो एलन डीएनए का होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक और डिसआर्म पैथोजन पूरा याद होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as isolate। अब देखो बेटा, एक एक लाइन याद होनी चाहिए आपका। पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर उसका क्या करोगे? फ्रेगमेंटेशन, फिर उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके डिजायर्ड फ्रेगमेंट को आइसोलेट करोगे। अब उसको पहचानने के लिए क्या करोगे? वेक्टर में यूज करोगे लाइगेशन, फिर क्या करोगे? होस्ट में ट्रांसफर। जब होस्ट में पहुंच गया तो होस्ट का क्या करोगे? कल्चर, और कल्चर करने के बाद लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन, सेपरेशन। सेपरेट करने के बाद लाइगेशन विद वेक्टर, फिर ट्रांसफरिंग, कल्चरिंग, एक्सट्रैक्शन। तो पहले आइसोलेट करोगे, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करोगे। अब उस फ्रेगमेंट को लाइगेट कर दोगे, किससे? वेक्टर से। ट्रांसफर करोगे होस्ट में, होस्ट की कल्चरिंग करोगे, कल्चरिंग के बाद लार्ज स्केल या मीडियम स्केल पे उसका प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन बनाने वाले जीन को पहले आइसोलेट करोगे, उसका फ्रेगमेंटेशन करोगे, फिर वो जो डिजायर्ड इंसुलिन वाला जीन होगा उसको आइसोलेट करोगे, वेक्टर में क्या करोगे? इंट्रोड्यूस करोगे, लाइगेट करोगे, फिर ट्रांसफर किसमें कर दोगे? होस्ट में, और होस्ट में कल्चर करोगे, ढेर सारे जीन बन के आ जाएंगे। Recall that nucleic acid is the genetic material of all organism without exception। तो बेटा यहाँ पे लिखा है न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब डीएनए आरएनए की बात कर रहा है, ना सिर्फ डीएनए की। ठीक है? और आपको पता है अगर ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज हो गया तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बात सही है कि गलत है? सर गलत है, दोनों होते हैं। ना, गलत कैसे हुआ? सही है। हमने बोला
डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात सही है कि गलत है? सर गलत है, सही है। अरे गलत कहाँ है। तुम लोग गलत है, सर प्रूव करो। सर सही है। गलत है तो प्रूव करो। सही तो है। यही कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, इसी कहते हैं दिमाग। अरे वायरस को लिविंग कहाँ मानने लगे भाई? यस वायरस को लिविंग कहाँ से मान सकते हो? यस सर। ठीक है ना? तो वायरसेस को आप लिविंग नहीं मानोगे। तो मैंने वर्ड बोला गलत नहीं है, सोचो। तो इसीलिए कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो थोड़ा ध्यान दिया करें। ये जो लाइन लिखा है ना ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लिविंग की बात कर रहा है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। अगर यहाँ पे मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर देता तो किसकी बात करते हैं? 100% डीएनए की। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स it needs to be in pure form, free from other macromolecules. तो भाई एक बार बता, सेल के अंदर खाली डीएनए होता है क्या? सब कुछ होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें सबको हटाना पड़ेगा। तो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड सब कुछ होते हैं। सेलुलोज होगा सेल वॉल में, काइटिन होगा। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या यूज करोगे? लाइसोजाइम। सेल वॉल को तोड़ने के लिए क्या यूज करोगे? सेलुलोज। प्लांट सेल में बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ना है तो लाइसोजाइम यूज करोगे। फंजाई की सेल वॉल को तोड़ना हो तो काइटिनेज यूज करोगे। आरएनए को तोड़ने के लिए क्या यूज करोगे तुम लोग? राइबोन्यूक्लियेज करोगे। प्रोटीएज यूज करोगे प्रोटीन को तोड़ने के लिए। और अदर मॉलिक्यूल्स को एप्रोप्रिएट एंजाइम के ट्रीटमेंट से हटा दोगे। तो बचेगा क्या अल्टीमेटली? प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। और डीएनए है, डीएनए को जब इथेनॉल से मिलाओगे वो भी ठंडे इथेनॉल से, तो क्या कहेगा? एकदम तुरंत क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन। अगर किसी कलेक्शन मीडियम में करोगे तो उसमें छोटे 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 ऐसे थ्रेड आ जाएंगे। और एक बार बताओ, अगर मान लो कोई तालाब हो या कोई बड़ा सा ड्रम हो, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे थ्रेड हो, तो थ्रेड को कैसे तुम हटाते हो? अपना हाथ डालते हो, एक बड़ी सी लकड़ी लेते हो, तो ऐसे 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 पहले क्या करोगे? किनारे पे लगाओगे और उसको सेपरेट कर ले जाओगे। तो ठीक उसी प्रकार ट्यूब में जो ऐसे थ्रेड होते हैं, एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं, उससे धीरे 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 थ्रेड को क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। स्पूलिंग समझ में आया कैसे करोगे? तो मान लो कोई ट्यूब हो, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे थ्रेड तैर रहे हो, तो तुम अपने क्या करोगे? कोई हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर लेके पहले इसको ऐसे ऐसे सटाओगे, किनारे करोगे और निकालोगे। ये तुम्हारा डीएनए दिख रहा है, जो ये है डीएनए। डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। जो डीएनए प्रेसिपिटेट होके अलग अलग धागे नुमा अलग हो गया था, उसको हम लोग स्पूलिंग के जरिए, जैसे यहाँ पे देखो है, अब इसको बाहर निकालना है तो स्पूलिंग के जरिए बाहर सेपरेट कर लेते हैं। अब जरा बताओ, ड्यूरिंग, एक बार क्वेश्चन आया था, ये आया था नीट 2019 और कर्नाटका नीट 2013। तो कर्नाटका नीट 2019 और कर्नाटका नीट 2013 में पूछा गया था कि डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट्स आफ्टर एडिंग ऑफ चिल्ड इथेनॉल, ये था। और नीट 2013 में यूज किया गया था लाइसोजाइम किसके लिए यूज करते हैं, काइटिनेज किसके लिए यूज करते हैं, सेलुलोज किसके लिए यूज करते हैं। और एक बार क्वेश्चन और आया था कि ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए कौन सा एंजाइम नहीं यूज करेंगे? आरएनएज, डीएनए नहीं यूज कर। अरे डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए को ही मार दोगे तो खत्म हो जाएगा डीएनए। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। पीसीआर हल्का सा बच्चा है, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा उतना ज्यादा। और फिर उसके बाद आपका उसी दिन हो सकता है क्या, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन भी नियर अबाउट टू स्टार्ट हो जाएगा। विद क्वेश्चन भी कर लेंगे थोड़ा सा। और जैसे ही आपका बायोटेक खत्म होता है तो फिर आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बचा रहेगा, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो मान के चलिए आपका 15 फेब तक पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी।
अगर हम लोग ऐसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चले तब भी। सर फिर उसके बाद कैसे करवाएंगे? उसके बाद फिर हम लोग रैपिड Question फायर क्वेश्चन करेंगे और मतलब पूरी एनसीईआरटी फिर हम लोग सर फरवरी तक क्या हम लोग का केमिस्ट्री और फिजिक्स भी हो जाएगा? तो यार वो तो टीचर जो पढ़ा रहे वो बताएंगे ना, मैं कैसे बताऊं। फेब तक नहीं सर वो नहीं हो पाएगा अभी वो इतने बचा है possible ही सर, नहीं वो तो आएगा। 12th ही बचा हुआ है सर, उसके बगल में पूरा। मुश्किल है फरवरी में। फेब मार्च तक हो जाए भले ही, पर फेब में नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान क्या हो रहा है? तुम्हारा एग्जाम ना तो अप्रैल में हो रहा है ना तो मई में हो रहा है। वही आपको तो 2-3 महीने तक उसके परेशान ना हो। देखो जून में हो रहा है सर। हमारी ये थोड़ी सी आदत, हम लोगों की स्टूडेंट बीइंग ये आदत खराब होती है कि हम जो चीज नहीं है उस पर ज्यादा फोकस करते, जो है उस पर नहीं करते। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, जो है उसको बचाए रखो, और जो है जाहिर सी बात है बीइंग टीचर हम लोग आपका नुकसान तो नहीं करेंगे। यस सर सर। बोलो। सर ये हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर ये क्लासेस चलेंगी ना रिवीजन के लिए? क्लासेस न्यूलैट एग्जाम तुमको जब मेडिकल कॉलेज में धक्का दे देंगे उसके बाद छोड़ते हैं हम लोग। यस सर। सर शायद है, तब मैं- भी नहीं छोड़ते हैं। सर हम हाँ, लोगों ने लेट ज्वाइन करा था तो जैसे कुछ चैप्टर्स जैसे कि सर वो लोकोमोशन वाले चैप्टर्स जो हैं उधर कोई के, बात तो नहीं। सर अगर हम लोग जब उसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये सुनो, परेशान ना हो, अभी जब ये खत्म हो जाएगा मतलब अभी जो चल रहा है, तो उसके बाद आपके जो भी डाउट होंगे पूरा चैप्टर पढ़ना होगा तो पढ़ना, उसमें क्या दिक्कत है? ओके सर ठीक है। ठीक है ना, चलो। सर हम लोग चलिए। को कोई वो बताइए जो मतलब बायो तो ऐसे हम लोग रटने वाली है, सभी लोग ये बोलते हैं, लेकिन सर भूलते भी तो उतनी तेजी से हैं। नहीं तो भूलने नहीं देंगे ना। तो हम लोग सर अपने अपनी तरफ से क्या ऐसा करें कि हम लोग ना भूल पाए, मतलब 360 में से 360 हाँ ये हो जाए कि हाँ आ जाएगा। नहीं तो इसके लिए तो आपको जैसे मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि जैसे मैंने अपने अपने दिमाग में कोई चैप्टर सोचा और उस चैप्टर का एक भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि एक भी लाइन कोई मुझसे पूछ ले मैं बता दूं, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो मतलब आपकी तैयारी कंप्लीट है। उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स सर पढ़ना पड़ेगा। सर प्लांट हम्म, फिजिक्स थोड़ा सा टफ लगता है बस। प्लांट सर फिजियोलॉजी भी ऐसे टफ नहीं तो है यार। सर अभी पढ़ेंगे तो बता लेंगे, लेकिन मतलब भूलता भी मुझे, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे बहुत तेज भूलता है कोई चीज। हाँ तो जो चीज ज्यादा बोलती है उसका रिवीजन टाइम में ज्यादा गैप ना रखो, 4 दिन के अंदर वो रिवाइज कर लो। ठीक है सर। मल्टीपल टाइम जब रिवीजन होगा वो भूलोगे नहीं, दिमाग समझ जाएगा इंपॉर्टेंट है, रख ले। चलिए ठीक है फिर सर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हाँ भाई। सर वो अनिल सर वाली बात बोल देना सर। हाँ सर हम बोल देंगे। सर कल क्लास ना रखिए, हम लोग का मॉडल आ रहा है संडे को। कल छुट्टी है, यस सर प्लीज। कल छुट्टी है भैया, बोल तो दिए। ठीक है सर। ठीक है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।